Good morning to all. Today the next part of our second chapter. तो अगला भाग यानी कि इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने जो पुमंग है, जो नर भाग है पुष्प का, उसकी डिटेल पढ़ी थी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, ये सब पढ़ा था, यानी कि पुंकेसर के बारे में, परागकणों के बारे में, यानी कि नर युग्मक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जायांग यानी कि स्त्री केसर के बारे में। ठीक है, तो ये है संरचना पुष्प की, जो लैंगिक भाग हैं ये है पुंकेसर और ये है जायांग यानी कि स्त्री केसर। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला भाग है वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये है अंडाशय। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है यानी कि वर्तिका के आगे वाला हिस्सा, और वर्तिका है। ठीक है, ये तो एक नली के समान संरचना है। और जो अंडाशय है, अंडाशय में अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। तो उनमें से सिर्फ एक बीजांड की हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, सिर्फ एक की बात करते हैं, बाकी तो सब एक जैसे ही हैं। तो ये जो बीजांड है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बीजांड जहाँ से शुरू हो रहा है उसको हम बोलेंगे बीजांड वृंत। ठीक है, वैसे संख्या में मोर देन 2 होते हैं, लेकिन हम एक ही की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो यह है बीजांड वृंत। ठीक, और उसके बाद बीजांड वृंत के बाद आएगा ये जो संरचना अध्यावरण, इसको बाह्य आवरण या फिर अध्यावरण बोलते हैं। एक ये है और दूसरा ये है। उसके बाद है न्यूसिलस यानी कि बीजांडकाय। फिर जहाँ से ये जो आवरण है वो उसका मुंह खुला हुआ होता है उसको बोलते हैं बीजांड द्वार, यानी कि इसी रास्ते से, इसी द्वार से जो नर युग्मक यानी कि जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो इसी मार्ग से ऐसे आते हुए इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के अंदर है भ्रूण कोश, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश की संरचना ये कुछ इस प्रकार से है। 3 कोशिकाएं ऊपर दिख रही होंगी, 3 कोशिकाएं आपको नीचे दिख रही होंगी, और बीच में 2 कोशिकाएं दिख रही होंगी, 2 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। और ये बनता कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे मातृ बीजाणु जनन या फिर गुरु बीजाणु जनन में। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम फिर से एक बार इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, अगर मैं इसको सीधे दिखाऊं, क्योंकि बीजांड कई प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना के आधार पे उसके प्रकार भी आप लोग पढ़ेंगे। तो हम इसको अगर सीधा इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार का है। ठीक है, बीजांड वृंत सबसे नीचे, उसके बाद है निभाग, एक बीच में जो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं निभाग, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीध में होते हैं। ठीक है, फिर है अंदर जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर क्या है, अंड कोशिका है और प्रतिमुख कोशिकाएं हैं 3 ऊपर अपोजिट साइड में, और ये क्या है, बाह्य आवरण, और ये बीजांडकाय होता है। बाह्य आवरण के बाद एक रचना होती है जिसको बीजांडकाय बोलते हैं, जो अंदर जब मादा युग्मक डेवलप कर रहा होता है, यहाँ पे मादा युग्मक डेवलप करेगा तो उसको क्या प्रदान करता है, पोषण। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बीजांडकाय, यानी कि जो अंदर भ्रूण कोश होती है वो 7 सेल्ड 7 कोशिकी 8 केंद्र की संरचना होती है। और ये बनती कैसे है वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको, होप। अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। एक बीजांड का डिटेल स्ट्रक्चर ये है, ये उसके सारे क्या है, भाग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको लघु बीजाणु जनन बताया था। ठीक है, लघु बीजाणु जनन। लघु लघु वर्ड हमेशा यूज होता है नर के लिए। किसके लिए यूज होता है, नर भाग के लिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो कैसे पोलन ग्रेन परागकणों का निर्माण हुआ था वो आपने पढ़ा था। एंथर के अंदर यानी कि परागकोश के अंदर कैसे परागकणों का निर्माण हुआ था, ये आपने सारा फ्लो चार्ट से पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु हमेशा वर्ड जिस आता है वो किसके लिए आता है, मात्र यानी कि मादा युग्मक के लिए, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, जिसको गुरु बीजाणु बोलते हैं या फिर मातृ बीजाणु बोलते हैं या फिर मादा युग्मक बोलते हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखो, अब मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी, इसके नोट्स में आपको फिर से सेंड करूंगी। तो ये है आपकी क्या, जायांग है। जायांग में ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर ये बहुत सारे क्या है, बीजांड है। बीजांड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। ठीक है, ये बीजांड का स्ट्रक्चर है। और ये है न्यूसिलस, यानी कि बीजांड का न्यूसिलस के अंदर है भ्रूण कोश। ठीक है, अभी भ्रूण कोश को ही हमने थोड़ी देर फोकस करना है। तो ये है, देखो, उसका एक भ्रूण कोश, ये समझ लो ये पूरा क्या है, भ्रूण कोश। और ये क्या है, बीजांडकाय, यानी कि एक बीजांड जो हमने प्रारूपिक बीजांड बनाया है उसके अंदर सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर भ्रूण कोश वित्त केंद्रक, और ये क्या है, बीजांडकाय। तो अब क्या होता है, देखो, इस भ्रूण कोश में, ये भ्रूण कोश जो है
इसमें केंद्रक दिख रहा है आपको, ठीक है। भ्रूण कोश एक सेल है, ठीक है, यानी कि मदर सेल, ठीक है, मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल है ये, ठीक है। यानी कि जो अंदर भ्रूण कोश है उसमें मातृ बीजाणु जनन कोशिका है। जो मातृ बीजाणु, मातृ मीन्स पेरेंट हो गया, बीजाणु को जनन करने वाली कोशिका है ये। कोशिका होगा तो उसमें केंद्रक भी होगा, ठीक है। अब केंद्रक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है एक जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है ना। तो देखो केंद्र अर्धसूत्री विभाजन हुआ सेल में, और अंदर जो कितने केंद्र की सेल मिल गई, वह 1 2 3 4 4 संतति कोशिकाएं मिल गई हैं हमें, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये 4 संतति कोशिकाओं में जो 3 तो डिजनरेट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। इनमें से एक ही क्या करती है, सर्वाइव आगे बढ़ती है, ठीक है। 3 ही पे क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी। अब एक आगे बढ़ेगी, ठीक है, एक सेल आगे बढ़ेगी। तो एक सेल के साथ क्या होता है, ये है सबसे पहले आपका वही सेल जो अब आगे सर्वाइव कर रही है या आगे बढ़ रही थी। तो डिजनरेट हो गई थी, 4 बनी थी ना। चतुष्क बोलते हैं उस संरचना को, चतुष्क, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 सेल बनी है। अब चतुष्क बोलेंगे, चतुष्क में तो 3 नष्ट हो जाती है, एक आगे बढ़ती है। तो एक सेल ये है। अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि केंद्रक में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक समसूत्री विभाजन, जिसमें क्या होता है, केंद्रक 1 से कितने में बढ़ जाता है, 2 में बढ़ जाता है केंद्रक, ठीक है। तो 1 से ये किस में बढ़ गया, 2 में। फिर क्या होता है, देखो एक इस साइड अरेंज हो गया, एक इस साइड अरेंज हो गया, अपोजिट साइड। फिर से माइटोटिक डिवीजन होंगे 2 मोर, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन, एक बार यहाँ पे। इससे समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 सेल्स बन गई। इससे समसूत्री में 2 केंद्रक बन गए, ठीक है। अब एक ही सेल के अंदर देखो 4 केंद्रक बन गए समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब फिर से समसूत्री विभाजन है, फिर से इसमें भी उसमें, तो यहाँ भी 4 बन गई, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे और 2 इससे, 4 यहाँ 4 यहाँ। अब कितनी सेल स्टेज हो गई, कितने केंद्रक हैं यहाँ, 8 के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक हैं, है ना। तो 8 सेल हो गई हैं, 8 कोशिका बन गई हैं। उसके बाद अब इनमें से क्या होगा, देखो 4 में से एक, 4 कोशिकाओं में से एक एक नीचे आ जाएगी, ठीक है। देखो 4 में से एक इधर आ गई, एक इधर से आ गई, ठीक है। 2 केंद्रक तो यहाँ पे आ गए ना। तो अभी तो सब ये केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक का ही विभाजन हो रहा था ना। तो फिर अब उनमें से जो 3 है वो इस एंड में ऊपर वाले एंड में, और ये नीचे वाले इस एंड में अरेंज हो गए, ठीक है। यानी कि जो 3 हैं वो 3 ऊपर अरेंज हो गए और 3 कहाँ हो गए, नीचे। माइक्रोपिल यानी कि बीजांड द्वार के साथ प्रतिमुख कोशिकाएं, और चलाजा के साइड को अंड कोशिकाएं अरेंज हो गई, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपके, जो 3 है एंटीपोडल सेल वो किसके साइड को, माइक्रोबियल बीजांड द्वार के साइड को अरेंज हो गई। और ये नीचे जो सहायक कोशिकाएं हैं, ये तो तीनों एंटीपोडल है। देखो 3 जो चलाजा की साइड को, बीच में एक एक्सेल है अंड कोशिका जिसको बोलते हैं, और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये सहायक कोशिकाएं क्या सहायता करती हैं, ये ऊपर से जब वो आता है मेल गैमेट यानी कि परागकण, यानी कि नर युग्मक जब आता है उसको रास्ता बताती है कि आपको यहाँ प्रवेश करना है, ठीक है। इसमें फिलीफॉर्म अपरेटस बन जाते हैं, यानी कि ब्रूस सदस्य रचनाएं बन जाती हैं और इनको रास्ता बताती हैं, ठीक है। तो ये एक मैच्योर भ्रूकोश है, ठीक है, जो कहाँ बना है, ये बीजांड के अंदर, यहाँ इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो बीजांड काय को इसीलिए क्या बोलते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, अब ये तो प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई, ये बाद में नष्ट हो जाती हैं, ये भी बाद में नष्ट हो जाती हैं अपना काम करके। अब ये यहाँ पे है 2 केंद्रक वाला, देखो 8 बनी थी ना, एक इधर एक इधर, तो बीच में 2 केंद्रक वाला, यहाँ भी साइटोप्लाज्म आ गया, यानी कि सेल द्रव्य भी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 केंद्रक वाली एक सेल बन गई, ठीक है। तो ये क्या है, भ्रूण कोश, ठीक है। ये संरचना बहुत अच्छे से आपको समझनी है, क्योंकि अभी ये निषेचन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरा निषेचन होता है इसमें, उसमें ये समझ में आएगा। तो 2 न्यूक्लियस, 2 केंद्रक वाली सेल बनी, यानी 2 न्यूक्लियस हैं, तो 2n स्टेज में है अभी, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित स्टेज में है या नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 केंद्रक हैं, तो ये क्या है, मैच्योर भ्रूण कोश है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड यानी कि 7 कोशिकी। देखो 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर 3 नीचे, और बीच में एक कोशिकाएं तो 7 है, लेकिन 8 केंद्रक है। कैसे, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, और बीच वाली कोशिका में कितने केंद्रक, 2 केंद्रक है, तो 8 कोशिकी। तो जो भ्रूण कोश होता है वो किस अवस्था में होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। समझ में आया ना, कि वो बोल रहे हैं इसको 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। तो ये क्या बन गया, भ्रूण कोश। यानी कि अब इसके बाद इसमें सीधे हम पढ़ेंगे निषेचन, दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रक्रिया भी, आप जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है।
इसके नोट्स मैं आपको फिर से रिटर्न में भी सेंड कर दूँगी, तब तक आप इसको समझ नहीं समझ में आए फिर से आप पूछ सकते हैं।